हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है सर, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड, जिसमें हमने एसएम को वर्ड टू वर्ड पढ़ा है। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो अपन ने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, जो लेस इंपॉर्टेंट है या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रीड ओनली है उसको अपन ने रीड ओनली मार्क करके छोड़ा है। सो सेम वे में हम लोग करेंगे चैप्टर 2। मैं सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो स्टडी मटेरियल से अपलोड कर दूंगा। अगर आपको अपडेट चाहिए एंड मैंने सारे के सारे लिंक्स, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कैसे भी आपको जुड़ना है मेरे से, सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सो आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थोड़ा लेट हो गया है, 2-3 दिन हो गए मुझे वीडियो अपलोड करते हुए ड्यू टू सम माई हेल्थ इश्यूज। सो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है सर, जिसका नाम है सर जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर इससे पढ़ने से मिलेगा क्या, हमको क्या सीखने को मिलेगा सर इसमें। आप पहले तो ये बताओ हमको फायदा क्या होगा। क्योंकि सर फायदा ये होगा कि आपको जो 200 की सीरीज थी ना पुराने सिलेबस में, जैसे ऐसे 240, 250, 260, 299 एंड 402, 210 आपको नहीं पढ़ना है इस बार, 200 नहीं पढ़ना है और 265, ये तीन ऐसे यहाँ पे कम हो गए। सो बेसिकली हमको सीखने को मिलेगा 240, 250, 260, 299 एंड 4 से 2। सो ये सारे एसेस का कंबाइन करके अच्छे से एक चैप्टर बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट एसे 240 जिसका नाम क्या है सर, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। रीजन बिंग मैं रियल लाइफ जो केस स्टडी है ना उसके साथ इसको लिंक करके पढ़ाऊंगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। देखो ऐसे 240 है ना, उसका पोर्शन बहुत बड़ा है, तो शायद इस वीडियो में अपना वही कवरेज रहेगा मेजरली। सो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, लेकिन कोई भी चीज़ छोड़ना मत, मिस मत करना, क्योंकि अपन एसएम को वर्ड टू वर्ड हाईलाइट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका। स्टार्ट करें अपने चैप्टर नंबर 2। सो व्हाट आर द जनरल ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द ऑडिटिंग प्रिंसिपल। जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं सर। सो जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल बहुत हमारे होते हैं कि आपको क्या करना है, ऐसे 240 और 250, 260, 299 और 402। अभी एक केस स्टडी दे रखी है, ध्यान से सुनना। सीए बिजोई है एक ऑडिटर लिस्टेड कंपनी का 3 सालों से। Of late, the company is in use that financial circle for all the wrong reasons. They have been allegation of flouting of securities. Flouting मतलब violation of security, contract, regulation, rules by clandestinely, not legal, controlling more than required percentage of the shares than mandated in rules. मतलब बेसिकली वो सिंपल कुछ नहीं कर रहे कि भाई मोर देन रिक्वायर्ड परसेंटेज वो रख रहे अपने पास। The said कंपनी हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग अदर प्रोविजन, बेसिकली सिक्योरिटी लॉ को वायलेट कर रही है। देयर हैव बीन ऑल्सो एलिगेशन, उसके पास ये भी एलिगेशन है कि वो मैनिपुलेट कर रही है शेयर प्राइसेस को, आर्टिफिशियली कीपिंग शेयर प्राइसेस हाई एंड फेलियर टू डिस्क्लोज ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मैनिपुलेट कर रही है शेयर प्राइसेस को और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज नहीं कर रही है। द कंपनी इज ए हाई लिवरेज्ड वन, हाउएवर देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट एंड कंपनी हैज केप्ट इट्स कमिटमेंट। कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है और कंपनी ने केप्ट कमिटमेंट रखा, मतलब जितना भी डेट लिया है उसका टाइमली रीपेमेंट कर रही है। सेबी इज ऑल्सो सीज्ड ऑफ द मैटर ऑन इट्स ओन, सेबी के पास भी कुछ मैटर चल रहा है इसका। अभी अबव एलिगेशंस के कारण मीडिया भी जबरदस्त कि भाई ये कौन सी कंपनी अपनी लिस्टेड कंपनी सपोज XYZ लिमिटेड है, उसकी जबरदस्त मीडिया में न्यूज भी चल रही है। अभी ऑडिटर के पास आई है उड़ते उड़ते खबर, ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज इन अ फिक्स। What do such allegation reflect? क्या एलिगेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पिछली बार तक तो सब कुछ कंपनी में बढ़िया चल रहा था, इस बार क्या हो गया। हाउ ही शुड एंश्योर प्रोसीड इन ऑडिट ऑफ एंश्योरिंग ईयर द रेगुलेटरी रिपोर्ट वुड टेक टाइम एंड ऑडिट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन टाइमलाइंस। अभी जो रेगुलेटरी रिपोर्ट है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, उसको तो टाइम लगेगा और मेरे को तो ऑडिट रिपोर्ट क्लोज करके 31 मई को रिलीज करनी है। सो हाउ वुड आई, मुझे ये एलिगेशंस क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑडिट ऑफ लास्ट ईयर वर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसे, ऑडिट लास्ट ईयर की ऐसे के अकॉर्डिंग हो रही थी और कोई भी रॉन्ग डूइंग नोटिस नहीं किया और ना ही और अनमोडिफाइड एक्सप्रेस किया अपन ने ओपिनियन, मतलब क्लीन रिपोर्ट दी अपन लोगों ने। हाउएवर गिवन द करंट सिनेरियो देयर सीम टू बी हाइटेंड लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, मतलब जो मैंने ऑडिट रिस्क लास्ट ईयर में प्रेज्यूम की थी उससे तो जबरदस्त हाई हो गई। मतलब अब पिछली बार वाला कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलेगा, टीम अच्छी रखनी पड़ेगी। इट वुड बी फुलिश ऑफ हिम, वो मूर्ख होगा अगर वो टेक नोटिस ऑफ सच डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट हुए ना कंपनी के रिगार्डिंग, अगर उनका वो ध्यान में ना लावे।
The allegations of violation of securities laws, manipulating share prices, and failure to disclose all related party transaction could be fraud risk factor. सर fraud risk factor क्या होते हैं वो आगे समझेंगे, पहले ये केस स्टडी समझो. While fraud risk factor may not necessarily indicate the existence of fraud, they have often been present in circumstances where fraud have been occurred. There are increased risk of material misstatement due to fraud. Audit procedure need to be designed and performed accordingly. अब ऑब्वियस ही बात है, कंपनी के ऊपर इतने एलिगेशन चल रहे हैं तो आप ऑब्वियस ही बात है कोई भी लेमैन भी बंदा, अभी आप नॉर्मल रूटीन ऑडिट तो करके आओगे लेकिन उससे एडिशनल भी आपको क्या करना पड़ेगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी, फ्रॉड इंक्वायरी फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, जो मेन हेड्स है विशल ब्लोवर का रजिस्टर होता है, जो उसमें कोई ऐसी कंप्लेंट्स आई है तो उसका क्या एक्शन चल रहा है वो सब देखना पड़ेगा. सो सारा का सारा, और कोई विजिल मैकेनिज्म टीम है वो बैठी हुई है अगर वहाँ पे वो वॉच कर रही है ये सब, तो उसका भी देखना पड़ेगा. सो जो अपन रूटीन ऑडिट में करते हैं ना उससे अलावा एडिशनल कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे. Besides above, suspected non-compliance with laws and regulation may have material effect on the financial statement. अब ये जो नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं ना इससे मटेरियल इफेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. इट कुड इन्वॉल्व hefty penalties and other issues. पेनल्टीज जबरदस्त आ सकती है. Does he need to obtain legal advice? Obviously शायद yes. अगर मैं होता और मुझे नहीं पता है कि कोई रेगुलेटरी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, so what I will take legal advice from the consultant or from the advocate. और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कंटिजेंट लाइबिलिटी में तो दिखाया ही होगा क्योंकि नोटिसेज और वो सब इशू आ रखी है. सो व्हाट द कंटिजेंट लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट, वेदर इट इज प्रोबेबल, वेदर इट इज रिमोट और वेदर इट इज पॉसिबल इवेंट, वेदर इट वुड ऑल्सो लीड टू एनी इम्पैक्ट ऑन हिज ओपिनियन. ऑब्वियसली बात है यार, इम्पैक्ट तो आएगा ना, इतना सब कुछ कर रही है कंपनी. स्टेरिंग हिम इन द फेस इन द करेंट ईयर ऑफ हिज टेन्योर. सच क्वेश्चन वर स्टेरिंग, घूर रहे सारे के सारे क्वेश्चन. इफ ही सस्पेक्ट फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, शुड ही कम्युनिकेट दिस सस्पिशियस टू ऑडिट कमिटी एंड डिस्कस विद देम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. सपोज अभी मेरी डेडलाइन चल रही थी कि भाई मैं अप्रैल में ही खत्म कर देता था ऑडिट, लेकिन अब ये सब एलिगेशंस आ गए तो टीम भी बढ़ानी पड़ेगी, सो रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, नेचर चेंज हो गया कंपनी का क्योंकि इतने सारे फ्रॉड सामने आए, और टाइमिंग भी बढ़ जाएगा मेरा कि भाई मैं अप्रैल में ख़त्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे. सो वो और आई वुड टेक, मैं 31 में कम से कम रहेगा. सो आई शेल कम्युनिकेट दीज थिंग्स और दीज इश्यूज टू व्हाट TCWG और मैनेजमेंट. सो 260 के हिसाब से. सो पहला जो पेरा है रीड ओनली पेरा है, फटाफट पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए. पहला पेरा क्या बोलता है मेरा, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल. देखो ये जो केस स्टडी थी ना ये आपको 240 भी इंडिकेट कर रहा था, 250 क्योंकि लॉज एंड रेगुलेशन का भी आ गया, 260 कम्युनिकेशन विद TCWG और 299 एक इन्वॉल्व किया है इसके अंदर जो जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक अलग सेपरेट पेरा है. और 402 यूजिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. सो पहला मेरा है जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज ए रीड ओनली पेरा, आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना है. जनरल थिंग से वो अपन फटाफट पढ़ते हैं. सो ऐसे 200 एस्टेब्लिश करता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद ऐसे. सो हमें ऑडिट करनी है ऐसे के हिसाब से, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है. ऑडिट हैज टू बी प्लान एंड परफॉर्म विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. हमें ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म भी ऐसे ही करनी है, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रहना चाहिए. वी शुड रिमेन अलर्ट. रिकॉग्नाइज द सर्कमस्टांसेस, कि भाई ऐसे सर्कमस्टांसेस में एग्जिस्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिसस्टेट करे. देयर में भी चांसेस ऑफ सर्कमस्टांसेस और मिस स्टेटमेंट जो मेरे को क्या करे, जो मिस स्टेटमेंट इंडिकेट करे. और मिस स्टेटमेंट हमेशा दो चीजों से आता है, एरर प्लस फ्रॉड. एरर और फ्रॉड से आता है. एरर और फ्रॉड का डिफरेंशिएशन भी हम समझेंगे. द ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट. ऑडिटर को हमेशा रिमेन अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट, रिकॉग्नाइजिंग द पॉसिबिलिटी दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कुड एग्जिस्ट. मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ड्यू टू फ्रॉड दैट कुड बी एग्जिस्ट. Entities are subject to various laws and regulation. Entities are subject to various laws and regulation. Non-compliance with laws and regulation में result. Obvious सी बात है, बहुत सारे law and regulation applicable होते हैं. फैक्ट्री लॉ, ह्यूमन रिसोर्स लॉ, लेबर लॉज हो गया, फिर आपके टैक्सेशन लॉज हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज हो गया, फिर आपका फेमा गाइडलाइंस हो गई, RBI के हो गए सर्कुलर्स, सब कुछ एप्लीकेबल होता है कंपनी को. कंपनी लॉ हो गया, कॉर्पोरेट लॉज हो गया. नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन में रिजल्ट इन फाइन्स, लिटिगेशन, ये सब हमको पता है. सिंस मेनी लॉज एंड रेगुलेशन अफेक्ट एंटिटीज, ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट. क्योंकि बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं तो हम ऑडिटर क्या सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशन चेक करने वाले हैं, तो वो हम पढ़ेंगे 250 में.
सो ये एक रीड ओनली पेरा था। यहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। सीट बेल्ट बांध लेना, एकदम जबरदस्त 240 का नाम है। बहुत ही जबरदस्त ऐसे है, जबरदस्त क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में, क्योंकि जबरदस्त ऐसे है, जबरदस्त ऐसे है। ऐसे 240 का नाम क्या है सर? ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू व्हाट? फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? अगर फ्रॉड हुआ तो व्हाट द ऑडिटर विल डू। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे 240 का? 240 आया क्यों? वाई 240 को हम लेके आए अपने ये सीए मेंबर्स के लिए? सो ऐसे 240 का ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या रहेगा ऐसे 240 का? टू आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता है किससे होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, दो चीजों से होता है। एक तो होता है फ्रॉड से, एक होता है एरर से। हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आया तो आपको इसको फ्रॉड और एरर दोनों के साथ जोड़ देना है। सर फ्रॉड और एरर में क्या होता है? फ्रॉड और एरर में फर्क क्या होता है? फ्रॉड मतलब जानबूझकर की गई गलती, बट एरर मतलब क्या हो गया सर? एरर मतलब गलती से गलती होना, गलती से गलती होना। सो फ्रॉड और एरर में सिंपल सा इतना सा डिफरेंशिएशन है। फ्रॉड मतलब जानबूझ के की गई गलती, जानबूझ के वो फ्रॉड कर रहा है, और एरर मतलब गलती से गलती हो गई इनोसेंट वे में। एरर इज इनोसेंट और फ्रॉड इज अपने जैसा बदमाश। सो फ्रॉड मतलब क्या होता है? इंटेंशनल एक्ट टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया? इंटेंशनल कुछ गलतियां की। एरर में मतलब अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट हो गया। सपोज जैसे अपन एक्सेल चला रहे हैं तो लिंक देना भूल गए हम लोग, या कोई फिगर कंट्रोल डी कर दिया, कंपनसेटिंग एरर हो गया। सो दीज आर लाइक एरर्स। या हम लोग ओमिशन ऑफ अमाउंट और डिस्क्लोजर, कोई डिस्क्लोजर हमसे छूट गया या कोई ओमिट हो गया अमाउंट। सो ऑडिटर को क्या करना है सर? ये तो बराबर है कि भाई उसको आइडेंटिफाई एंड एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लेकिन कौन सा वाला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? खाली फ्रॉड वाला, एरर वाला नहीं, फ्रॉड वाला। फ्रॉड वाला ऐसे डील करता है ऐसे 240। सो उसको क्या करना है सर? ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉड के लिए वो क्या करेगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, ताकि वो क्या कर सके? डिजाइन कर सके रेस्पॉन्सिव। फ्रॉड हुआ, एंटिटी ने गड़बड़ घोटाला किया, तो अभी ऑडिटर क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा पहले तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू फ्रॉड। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? डिजाइन करेगा एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेस कि भाई उसको मुझे ऑडिट रिपोर्ट में कैसे शो करना है। वेदर आई हैव टू रिपोर्ट टू रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, वेदर आई हैव टू रिपोर्ट इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 143(12), व्हाट शैल आई नीड टू डू, और वेदर आई शुड क्वालिफाई ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन टू रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। ऑब्वियस सी बात है, रेस्पॉन्ड करना है मुझे एप्रोप्रिएटली। ये रीड ओनली पे रहा है, खाली आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये ऐसे 240 के ऑब्जेक्टिव है। खाली आपने सुन लिया तो काम खत्म। ये भी रीड ओनली पे रहा है कि भाई फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड मैंने बताया कि भाई इंटेंशनल एक्ट है टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। ठीक है, इलीगल एडवांटेज, बड़े बड़े जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, मतलब फ्रॉड मतलब जानबूझ के गलती करना। मिसस्टेटमेंट हमेशा फ्रॉड और एरर दोनों से होता है। डिस्टिंग्विश फैक्टर क्या है? इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। ये हम सब पढ़ चुके हैं। अभी सर फ्रॉड है ना, फ्रॉड है ना, बड़ी कमाल की चीज है। फ्रॉड को हम लोग है ना ऐसे बोलते हैं कि फ्रॉड है ना भाई, मेरा जो फ्रॉड है ना वो दो चीजों से होता है। या तो आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, MOAFFR। आप या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ गड़बड़ी करके आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो, कि आप रिजल्ट को ऊपर नीचे दिखा रहे हो। और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मतलब एक्चुअली ट्रांजैक्शन लेवल पे क्या हो रहा है? तुम्हारा मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, तुम्हारा फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड है ना दो तरह से कर सकती है एंटिटी। फ्रॉड की ये क्लासिफिकेशन है जस्ट कि भाई आप या तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल को जो रिपोर्ट करा है वो फ्रॉडुलेंट है, या फिर जो आपकी एसेट्स है कंपनी की उसको क्या करा है? मिस अप्रोप्रिएट। अभी इसके अंदर भी तीन बाइफर्केशन, मतलब फ्रॉड के अंदर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, इन दोनों के अंदर भी तीन बाइफर्केशन है। देखो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट तीन चीजों से हो सकता है। या तो आपके पास आपका जो इंसेंटिव है उसके कारण, या आपका प्रेशर। हाँ सर, इंसेंटिव कैसे फ्रॉड कर सकता है? बताता हूँ, बताते हैं सर। इंसेंटिव्स और प्रेशर हो गया, या फिर परसीव्ड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तो सैलरी हाइक लेके मैं तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करता हूँ, वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं। और रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, ये क्या होता है सर? ये आप नया लाए एटीट्यूड। सर एटीट्यूड तो हमें बहुत है भाई, यहाँ पे कुछ अलग है। मतलब फ्रॉड के दो बाइफर्केशन हो गए, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। उसके भी तीन बाइफर्केशन है, इंसेंटिव्स और प्रेशर, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी और रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। ये चीज समझ आ गई, ये चीज ध्यान में रखना, थोड़ा सा माइंड में मैपिंग करके रखना कि माइंड अपना जबरदस्त है।
अपन बहुत होशियार है। सो फ्रॉड के दो होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के भी आगे 3 बाइफर्केशन है, इंसेंटिव्स और प्रेशर, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी और रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। सर ये आपने इस बढ़िया ज्ञान तो दे दिया, बढ़िया याद भी करवा दिया, लेकिन ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है क्या है? फाइनेंशियल्स के साथ गड़बड़ करना। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को कैसे याद रखे सर? चिंदी चोर, चिंदी चोर। अभी सर इंसेंटिव्स और प्रेशर आपने बताया कि इंसेंटिव से फ्रॉड, प्रेशर से फ्रॉड। सर समझ नहीं आया मामला मेरे भाई। अभी मैंने तेरे को बोला एक वेल्स फार्गो बैंक करके थी स्कैंडल, जिसका 2016 के अंदर जबरदस्त स्कैंडल हुआ था। उसमें क्या किया, टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने बोला बैंकिंग सेक्टर डाउन चल रहा था, उन्होंने बोला कि तुम लोग 1 करोड़ कस्टमर लाओ, 1 लाख कस्टमर लाओ, सपोज फॉर एन एग्जांपल, बट ये रियल केस स्टडी बेस्ड है। उसमें क्या किया फिर इन लोगों ने, अब मेरे को बॉस ने बोल दिया कि भाई तेरे को 1 लाख कस्टमर लाने हैं, तभी उसी पे तेरा बोनस डिपेंड करेगा। मतलब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन, आज मैं 10 लाख 12 लाख 15 लाख जो भी कमा रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन या जो मेरा बोनस है वो उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि अगर तू कितने कस्टमर अकाउंट खोल पाता है। सो मैंने कहा ठीक है सर मैं खोल लेता हूँ। सो मैंने क्या किया, अब मैंने कहा यार ये टारगेट्स तो इम्पॉसिबल है। अब अगर तुमने 10 लाख कस्टमर नहीं खोले, 10 लाख या 1 लाख जो भी है कस्टमर बैंक अकाउंट्स नहीं खोले, सो व्हाट यू शुड डू, यू विल नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। मतलब 99,999 भी खोले तो भी आप एलिजिबल नहीं हो बोनस के लिए। तो मैंने कहा यार अब तो कुछ गड़बड़ी ही करना पड़ेगा, गड़बड़ हो। मैंने क्या किया, जितने भी बैंक के कस्टमर है उनके पास जो भी डिटेल्स है, उनके नॉमिनीज की डिटेल्स है, मैंने उस पर कस्टमर अकाउंट खोलना विदाउट ऑब्टेनिंग देयर कंसेंट हमने चालू कर दिया। कस्टमर अकाउंट्स तो ओपन हो गए, कस्टमर अकाउंट्स की ऑथोरिटी ओपन करना तो मेरे ही हाथ का खेल है, मेरे पास सब कुछ है, OTP वगैरह सब कुछ मैंने ले लुआ के खत्म कर दिया। सो मैंने बैंक अकाउंट और मैंने मैनेजमेंट को जाके बोला मैनेजमेंट मैंने कस्टमर अकाउंट खोल दिए, मैनेजमेंट ने बोला अरे वाह जोरदार, और मैनेजमेंट ने भी बढ़िया सूट बूट पहन के एनुअल रिपोर्ट छपवाने चले गए। बोला कि इस बार हमारा धंधा जबरदस्त बढ़ा है, रीजन बीइंग हमारे 1 लाख कस्टमर अकाउंट खोले। मैं एक रिटेल ट्रेडर था, मैंने बोला अरे यार ये वेल्स फार्गो तो जबरदस्त है, इसके 1 लाख कस्टमर बढ़ गए, तो इसका मतलब, और बैंकिंग सेक्टर तो डाउन में चल रहा है। मैंने कहा भाई शेयर इसका जबरदस्त ऊपर जाएगा, और मैंने लगा दिए शेयर में धमाधम पैसे। फिर हो गया फ्रॉड, क्योंकि ये सब तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। फिर मैंने तो दिमाग लगाया नहीं, लेकिन मेरा एक जो बॉस है, बॉस का भी बॉस कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब अपन ने बोला भाई बैंकिंग सेक्टर चल रहा है डाउन में और तुम्हारा इधर क्या चल रहा है, इधर तुम्हारा अप चल रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हमने कहा इधर, हमने मैनेजमेंट और TCWG को मारी टपली। बोला मेरे मैनेजमेंट, मेरे TCWG, ये जो तुम लोगों ने कस्टमर बैंक अकाउंट वगैरह खोले हैं ये कैसे खोले, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मतलब आपका अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन चल रहा है तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आपने इतने सारे कस्टमर खोल दिए? तो उन्होंने बोला सर हमने एक स्कीम लगाई, हमने एक एम्प्लॉयज़ को बुद्धू बनाया, हमने एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर डाला, हमने उनको इंसेंटिव भी दिया और प्रेशर भी डाला कि अगर तुम लोगों ने 1 लाख कस्टमर अकाउंट नहीं खोले तो हम तुमको बोनस नहीं देंगे। तो ऑडिटर ने तुरंत भाप लिया, अरे हाँ यार 240 में संजय सर ने पढ़ाया था कि यार ऐसे 240 के अंदर फ्रॉड के 2 क्लासिफिकेशन है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। उसके अंदर इंसेंटिव्स और प्रेशर नाम का सुना था, मतलब ये तो वहाँ फॉल कर रहा है। बोला इधर मैनेजमेंट, ये जो तुम लोगों ने कस्टमर बैंक अकाउंट खोले, ये कस्टमर के कंसेंट लिए सबके, फिर ऑडिटर ने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि फ्रॉड उसको सस्पिशियस हो रहा है, उसको ऐसे वो बोलते हैं ना, वो फ्रॉड की स्मेल आ रही है कि भाई यहाँ तो फ्रॉड हुआ है, मेरा 100% फ्रॉड हुआ है। उन्होंने मैनेजमेंट TCWG बोला मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सैम्पलिंग बेसिस में उसने चेक करा और पता चलता है कि भाई ये तो कस्टमर की कंसेंट के बिना खोले गए एनुअल मेरे अकाउंट से, कस्टमर अकाउंट से। जैसे ही न्यूज़ बाहर आई और शेयर उसका डाउन, और स्कैंडल सामने आया, शेयर उसका डाउन। सो जो मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने लगा रखे थे उसने बोला बाप रे, इसीलिए तो ऑडिटर की ज़रूरत है। सो ये इंसेंटिव्स और प्रेशर की कहानी समझ आई गई होगी यार, मैं इतना अच्छा समझाता हूँ। फिर सर आपने एक इंसेंटिव प्रेशर तो समझाया था आपने हमको सर, लेकिन एक ना बढ़िया आपने बताया था कि अपॉर्चुनिटी, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी कैसे? अरे भाई अपॉर्चुनिटी हो गई ना, आज मेरे को प्रमोशन लेना है तो जो वेल्स फार्गो के बैंक में है, मैंने बोला कि सर आपने जब स्कीम खोली थी कि 1 लाख कस्टमर बैंक अकाउंट खोलने, तो मैंने सबसे ज़्यादा खोले थे। सो आई हैव ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, और मैंने क्या किया, बहुत सारे खोले। सो ऑडिटर ने भी ये देख लिया, तो ये भी अपॉर्चुनिटी के केस में आ गया भाई। और अपॉर्चुनिटी का सर एग्जांपल बढ़िया बताओ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और कहानी सुनाओ ना। तो अपॉर्चुनिटी में अभी मैं बैंक पेमेंट्स अप्रूव करता हूँ, ठीक है, बैंक पेमेंट्स में अप्रूव करता हूँ। सो मेरी साइन जाती है, मेरी फाइनल अप्रूवल जाती है, और मैं
अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा जो खाते नंबर है मैं मेरा डलवा के किसी वेंडर का पेमेंट कर रहा हूँ उसकी जगह मैं मेरा बैंक अकाउंट डलवा के भी साइन कर सकता हूँ। इतनी अथॉरिटी है मेरे पास। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो बेचारी एंटिटी है, जो बेचारे मैनेजमेंट और TCWG नहीं है, जो उन्होंने मुझे पावर दे रखा है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, गलत फायदा उठा रहा हूँ, बदमाशी कर रहा हूँ। सो गलत फायदा उठा रहा हूँ या बदमाशी कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने साइन कर दिया और मेरा बैंक अकाउंट डाल दिया, क्योंकि वो पैसा किससे आया था, जो बेड डेट हो गया था उसका पैसा। तो मैंने कहा कि अपन ने ऑलरेडी बेड डेट कर दिया है तो फिर उसका पैसा आया तो अपन ले जाते हैं भाई। तो मैंने क्या किया, मेरा अकाउंट डलवा के साइन करवा दिया और उसको 10 रुपया दे दिया, 90-10 के रेशियो में या 80-20 के रेशियो में बांट के, और मैं मेरा ले गया पैसा। सो दिस इज द परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है कि मैं यहाँ इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकता हूँ। यहाँ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। और सर एक रेशनलाइजेशन ऑफ एटीट्यूड वाला भी आपने समझाया था। एटीट्यूड मतलब मैं तो उसी एटीट्यूड के साथ जाता हूँ। मतलब मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं उसी एटीट्यूड के साथ जाता हूँ, एंटिटी ज्वाइन करता हूँ कि यार मुझे तो कोई बढ़िया फ्रॉड करना है इसके अंदर। मेरा तो एटीट्यूड ही यही है कि मेरे को डिसऑनेस्टी रखनी है और मेरे को क्राइम करना है। सो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, फ्रॉड के क्या 2 क्लासिफिकेशन, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। इन दोनों के अंदर भी 3 बाइफर्केशन है। इंसेंटिव्स और प्रेशर हो गया, फिर क्या हो गया, इंसेंटिव प्रेशर के बाद परसीव्ड अपॉर्चुनिटी और रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाउ द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन बी कॉज्ड बाय एंटिटी। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है। देखो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप बने रहना। मैं आधे घंटे से ज़्यादा 35 मिनट से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ। रीज़न भी बोर हो जाते हैं। तो मैं जो 240 है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको जब तक क्लियर नहीं होगा ना, क्योंकि अब आ जाएगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो अब रेटिफिकेशन नहीं चलेगा। सो हमको समझना भी है और टेक्निकल जार्गन्स को रटना भी है। सो अभी हम पूछते हैं, अगला टॉपिक पहुंचते हैं कि सर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है सर, बताइए ना सर। बताते हैं सर। सबसे पहले तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब इंटेंशनल, जानबूझ के क्या करना, गलती, मिसस्टेटमेंट मतलब गलती करना। किसमें, या अमाउंट को छोड़ देना, ओमिट कर देना अमाउंट को, या डिस्क्लोजर भी उड़ा देना। टू डिसीव, धोखा देना। किसको, बेचारे मेरे जैसे इन्वेस्टर को, कि यार कंपनी के फाइनेंशियल तो मजबूत है, तो मुझे तुम क्या दे रहे हो, धोखा। ऑडिटर आएगा और मैनेजमेंट TCWG को टपली मारेगा। और एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज अर्निंग, मैनेजमेंट अर्निंग का मैनेज कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं, ऑडिटर को बोलता है कि सर, एक मीम भी आता है इंस्टा पे, आपने सुना हो कि मेरे को प्रॉफिट 10 लाख रखना है। तो सीए बोलते हैं सर आप बताओ आपको कितना रखना है प्रॉफिट, हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है एक्चुअली सीएस आर वेरी गुड, दे आर वेरी ऑनेस्ट। क्लाइंट करता है ऐसी गड़बड़ी तो सीए तो सीधा रिपोर्ट कर देता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सो वो क्लाइंट बोलता है कि मेरे को तो 15 लाख का प्रॉफिट रखना है। तो अब क्लाइंट ने भी सीएस तो हायर कर रखे होंगे या दूसरे जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। अब उनको पता है कि यार मैं यहाँ अगर मैनिपुलेशंस करूँ तो मेरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। मुझे प्रॉफिट इंक्रीज दिखाना ताकि मेरा शेयर प्राइस बढ़े, मुझे अच्छी बोरोविंग्स मिले, बैंक मुझे बोरोइंग के लिए मना नहीं करे। अभी बाई इन्फ्लुएंसिंग देयर परसेप्शंस, सिंपल सी बात है, उनके जो भी अजम्पशंस है या मेथड है। अभी देखो सर कैसे कैसे रास्ते हैं प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के, बहुत सारे रास्ते, मल्टीपल रास्ते हैं। स्टॉक में एडजस्टमेंट करते हैं, जनरली फेमस रास्ता जो है क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट करना। दूसरा, जो आप जितने भी प्रोविजंस बनाते हो, अभी सपोज मुझे प्रोविजन नहीं बनाना है, मुझे पता है ये प्रोविजन बनता है लेकिन ये खर्चा आने वाला है लेकिन मैंने नहीं बनाया, और ऑडिटर को तो पता ही नहीं होगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैंने नहीं बताया, ओमिट कर दिया। सो वो मेरा क्या, अगर वो प्रोविजन वो खर्चा मेरा नहीं पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा उसको। लेकिन ऑडिटर भी डेट शान है, ऑडिटर बोलेगा बेटा कोई बात नहीं, तूने नहीं बताया ना, मैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस चेक करूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि कहीं वो करंट ईयर के तो नहीं हो, वो रेलेवेंट ईयर के नहीं हो। सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंस मतलब 31 मार्च की ऑडिट करूंगा, तो 31 मार्च की ऑडिट जैसे लिस्टेड एंटिटी में 31 मई तक, जो प्राइवेट एंटिटी है उसमें 30 सितंबर तक चलती है, तो 6 महीने में तो रिकॉर्ड होगा, उससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सो एक हम लोग ऐसे 560 पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट। सो वो हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि भाई सब्सिक्वेंट खर्चे हैं वो देखो कि कई करंट ईयर में तो रिकॉर्ड होने चाहिए और वो उन्होंने नहीं किए। उनको एक फेमस नाम है, वो भी बोलते हैं कट ऑफ प्रोसीजर। तो मैं वो चेक करूंगा। और मैं क्या कर सकता हूँ सर, इनअप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ले सकता हूँ। मैंने एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करा तो मेरा एंटिटी के हिसाब से भी एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो आ रहा है 10% या 20%, 10% आ रहा है। सपोज एंटिटी ने एक्चुअली से हाथ मिला लिया और बोला कि तू एक काम कर 20% या 25%। सर उससे होगा क्या, मेरा ग्रेच्युटी और प्रोविजन जो है वो कम आएगा।
रीज़न भी मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ तो मेरे ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको तो मुझे देना ही नहीं है, सो मेरा प्रोविज़न क्या आएगा, कम आएगा। अब ऑडिटर होशियार, ऑडिटर बोला बेटा कोई बात नहीं, तूने अजम्पशंस लिए अच्छे से या नहीं लिए, तो अपन वो पढ़ते थे अपना जो यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऐसे 500 के अंदर। सो उसमें हम बोलते थे कि भाई मेरे तूने जो भी अजम्पशंस लिए उसके साथ अपन डिस्कस करते थे कि तूने सोर्स डेटा क्या लिया, तूने अजम्पशंस एंड मेथड क्या लिए और रिलायबिलिटी क्या है तेरे डेटा की। सो अजम्पशंस में चेक करता था। अभी मेरे हिसाब से तो यार टर्नओवर रेशियो 10% ही आ रहा है और तुम लोगों ने 20% कैसे लिया, तुम मुझे बताओ 20% कैसे लिया। तो ऑडिटर भी बड़ा होशियार आदमी है। सो हम लोगों ने ये समझा कि भाई सच अर्निंग मैनेजमेंट में स्टार्ट आउट विद स्मॉल एक्शन और इनअप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ऑफ अजम्पशंस एंड चेंजेस इन जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। प्रेशर एंड इंसेंटिव में लीड दीज एक्शन टू इंक्रीज टू द एक्सटेंट दैट रिजल्ट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रेशर या इंसेंटिव आता है, इंसेंटिव दे दिया एफएस के सीएफओ ने कि भाई एक काम कर, तू प्रॉफिट अगर 10 करोड़ कर देता है, भले ही अभी 5 करोड़ आ रहा है, लेकिन तू कोई तरीके से 10 करोड़ कर सकता है, तो 5 करोड़ का 1% तेरा। सो दिस इज द इंसेंटिव। और प्रेशर भी बना देगी, तुझे तो करना तो पड़ेगा ही, बट मैं तुझे 1% भी दूंगा। सच ए सिचुएशन कुड अकर व्हेन ड्यू टू प्रेशर टू मीट मार्केट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन। रीजन क्या है सर, ये सब फ्रॉड करते क्यों है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन। आज मेरी कंपनी का नाम है, सो मेरे को बना के रखना है उसका नाम, तो मेरे को या तो मैं 2 तरह से बना सकता हूँ, सीधे रास्ते चल के या उल्टे पुल्टे रास्ते चल के। तो मैं उल्टे रास्ते पे जा रहा हूँ, इसीलिए ऐसे 240 को लेके आए। और ए डिजायर टू मैक्सिमाइज कंपनसेशन बेस्ड ऑन, कंपनसेशन भी मैंने किस पे रखा है, परफॉर्मेंस पे। मैनेजमेंट इंटेंशनली टेक पोजीशन दैट लीड टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय मटेरियली मिस्टेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सम एंटिटीज मैनेजमेंट में बी मोटिवेटेड टू रिड्यूस अर्निंग बाय ए मटेरियल अमाउंट टू मैक्सिमाइज टैक्स। भाई मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमाइज करना है, सॉरी टैक्स, तो मुझे रिड्यूस करना है। भाई एंटिटी बोलता है यार मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, तो तुम क्या करो, खर्चे बढ़ाओ। तो मैंने प्रोविजन डाले, मैंने उल्टा कर दिया कि मैंने एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो 10% ले लिया और एक्चुअल में होना चाहिए था 20%। और टू इन्फ्लेट अर्निंग टू सिक्योर बैंक फिनेंसिंग। सो ये सब है ना, ये लॉजिकल बात है, एक्चुअल में ये बातें हैं, इसीलिए 240 को लाए। तो आप जितना प्रैक्टिकली कोरिलेट करोगे ना, देखो काफ़ी सारे जने पढ़ा था कि यार रटो, रटना है तो रटेंगे ही और रटेंगे ही और रटना ही है तुमको, तो रटने से काम नहीं चलेगा सर। अब ऑडिट में आपको समझ के रटना पड़ेगा। सो समझ के रटो। तो देखो रटना तो है ही, रटना किसको है, टेक्निकल जार्गन्स को, मतलब जो बोलते हैं ना टेक्निकल लीगल लैंग्वेज, वो रटन नहीं। आप अगर ना 4-5 बार 6 बार पढ़ लोगे ना खुद से भी, तो भी ऑब्वियस ही बात है आपको याद हो ही जाएगा। सो आप समझ के रटोगे ना तो ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो वर्ड्स लिखे हुए ना वो बोलना क्या चाहते हैं, बेसिकली कवि कहना क्या चाहता है, ऑडिट का कवि कहना क्या चाहता है, ठीक है। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी अकम्प्लिश्ड बाय द फॉलोइंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कैसे हो सकती है, हाउ वी कैन डू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसके इतने सारे रास्ते हैं, ध्यान से रखना, क्योंकि ये तुमको याद करने पड़ेंगे, ये भयंकर अच्छे से याद करने पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे इन शॉर्ट। सो पहला मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैनिपुलेट करना, फॉल्सिफिकेशन करना और ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं फॉल्सिफिकेशन कर सकता हूँ या ऑल्टर कर सकता हूँ किसको, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को भी मैं ऑल्टर कर सकता हूँ। एक्चुअली होता है, यस एक्चुअली होता है, यस एक्चुअली होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन इन इंटेंशनल ओमिशन, मैं मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या इंटेंशनली ओमिट कर रहा हूँ थिंग्स को, और इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ, मैं इंटेंशनली वो क्या कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन इश्यूज निकाल रहा हूँ ऑडिटर के सामने। सो मिस एप्लीकेशन किया मैंने किसका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अभी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, जैसे मैंने बोला था कि मैं साइन कर सकता हूँ, तो मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट का डाल दिया और साइन कर दिया और मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसा आ गया। फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। ओवरराइड कैसे कर सकता है, यूजिंग सच टेक्निक। टेक्निक भी बता रखी है कि ऐसी ऐसी अगर टेक्निक अगर आपको दिख रही है तो आपको थोड़ा सस्पिशियस होना पड़ेगा। 240 लग जाएगा, 240 बाय डीम्ड लगता है लेकिन ये लग जाएगा। सो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज। फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी हुई है, मतलब जिनका कोई भी सपोर्टिंग नहीं है और वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर करी हुई है। देखो एसएपी होता है ना, तो जनरली बैकडेटेड एंट्री नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस कस्टमाइजेशन करवा रखो। तो उसकी भी हम लोग आईपीई टेस्टिंग करते हैं या सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या बिग फोर्स में होता है ऐसा। सो कि भाई वो जो एंट्रीज है वो स्टैंडर्ड है या वो बैकडेटेड जाके करी हुई, तो वो सब एसएपी के अंदर पता चल जाता है। सो फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज कर रखी है मैंने एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जिसका कोई भी वो बोलते हैं ना कि कोई भी पेरेंट नहीं, कोई भी माही बाप नहीं है कि भाई क्या है, क्यों एंट्री कर रही है, यूं ही वैसे ही
और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, प्रॉफिट या तो कम हो रहा है या प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जो मैनेजमेंट का इंटेंशन है। टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट और अचीविंग अदर ऑब्जेक्टिव, अचीव करना है मुझे अदर ऑब्जेक्टिव, या फिर मुझे मैनिपुलेट करना है क्या सर, मैनिपुलेट करना है ऑपरेटिंग का रिजल्ट, और इनअप्रोप्रिएट मैं अजम्पशंस ले रहा हूँ या जजमेंट ले रहा हूँ। तो मैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल में मैंने एक्चुअली से हाथ मिला ली कि तो भाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो 10% की जगह 20% दिखा। ओमिटिंग कर रहा हूँ, एडवांसिंग कर रहा हूँ, या डिले इन रिकॉग्निशन। सर ये कैसे पता लगा सकते हैं हम प्रैक्टिकली? हम लोग क्या करते हैं पता है, इनवॉइस डेट और जो पोस्टिंग डेट होती है ना, कि जब वाउचर पोस्ट किया तो उन दोनों के बीच में गैप कितना है पता चलता है। उन दोनों के बीच में जनरली 3 days to 7 days या 10 days ही रहता है, या मैक्सिमम 30 डेज, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। बट अगर पता चले कि वो 365 डेज या उससे ऊपर जा रहे हैं तो भाई क्यों, रीज़न क्या है? कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप छुपा रहे हो, जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐसा अमाउंट जो रिकॉर्ड करा हुआ है जो अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंगेज हो रहे हो आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में दैट आर स्ट्रक्चर टू मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप ऐसे ट्रांजैक्शंस के साथ एंगेज हुए हो जो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दीज आर वेरी स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन जो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, मेरे फाइनेंशियल्स को। आप ऑल्टर कर रहे हो रिकॉर्ड्स एंड टर्म रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, जिसका कोई भी बोलते हैं ना, जिसका कोई भी माहिबा नहीं है। देखो मैंने एग्जांपल भी दिए, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जैसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सेल्स बढ़ी भी नहीं है फिर भी मेरे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जबरदस्त बड़े हैं। टीमिंग एंड लीडिंग करना, एंट्री पे एंट्री को घुमा घुमा के करना, और लास्ट में एंट्री का जैसे बोलते हैं ना, कंक्लूजन क्या आता है, ट्रेड पेबल टू बैंक। मैं एंट्री कर रहा हूं लेकिन विदाउट सपोर्टिंग प्रोविजंस, डेलेग एनालिसिस, वो अपन उससे पकड़ सकते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय बेनिफिट, ये वाली पीडीएफ में नो डाउट, अगर आपको जैसे आप स्क्रीन पे तो देख ही रहे हो, आप उससे भी पढ़ ही सकते हो, लेकिन मैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, सो आपको ईजी रहेगा। अभी सर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैसे हो सकता है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, हम लोगों ने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टेक्निक्स पढ़ी कि भाई आप मैनिपुलेट, फॉल्सिफिकेशन या ऑल्टर कर सकते हो अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, या इंटेंशनल ओमिशन कर सकते हो, या इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। 4-5 बार पढ़ोगे, दिन में 4-5 बार दवाई लो और आपका याद हो जाएगा। सो ये एक दवाई है, ऑडिट इज एक दवाई। रिकॉर्ड करो फिक्टिशियस। आप सोचो यार कि कैसे कर सकते हैं। मेरे को फाइनेंशियल्स के अंदर गड़बड़ी करना है, मैं जनरल एंट्रीज उड़ा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अजम्पशंस और मेथड्स गलत ले सकता हूँ, मैं डिले करूँ रिकॉग्निशन में, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं फैक्ट, मैं क्या कर सकता हूँ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ। अभी सर आपने ये बताया कि फाइनेंशियल्स के साथ तो गड़बड़, लेकिन चिंदी चोरी कैसे करूंगा? सर चिंदी चोरी क्या होती है और चिंदी चोरी कैसे करूंगा? चिंदी चोरी होती है कि भाई थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट, एंटिटी की एसेट्स बेचारी की, जो इज ऑफन परपेट्रेटेड बाय एम्प्लॉयज इन रिलेटिवली स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट। इमटेरियल अमाउंट होती है। अभी ऑडिटर की मटेरियलिटी है सपोज 10 करोड़, तो आप अब ऑडिट जनरली मैनेजमेंट को पता है कि इनकी मटेरियलिटी, ये लोग 10 करोड़ के नीचे के ट्रांजैक्शन पे इतना फोकस नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग 10-10 लाख की चोरियां करना शुरू कर दें। ऑडिटर को तो क्या पता चलेगा। सो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन वेराइटी ऑफ वन। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स बहुत तरीकों से हो सकता है। आप क्या करो, एम्बेजलिंग करो रिसिप्ट, ये सारे तरीके आपको याद करने हैं बॉस, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एम्बेजलिंग रिसिप्ट मतलब मैंने क्या किया, जो मैं कलेक्शन ऑन अकाउंट रिसीवेबल को डाइवर्ट कर दिया रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट टू पर्सनल बैंक अकाउंट। जो मैंने बोला था ना, बाई डेट का पैसा आया और मैंने ऑलरेडी राइट ऑफ करा हुआ था, तो मैंने पैसा मेरे अकाउंट में ले गया। स्टिल करना फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे छोटा मोटा कोई इन्वेंट्री का छोटा आइटम है, जैसे अपने बोलते हैं ना, ये बियरिंग्स होती है या लैपटॉप्स हो गए या कंप्यूटर की चिप्स हो गए, उसमें मेरी कंपनी डील करती है, मैंने जेब में डाल ली, मैंने पॉकेट के अंदर डाल ली, क्या पता चलेगा। वैसे एंटिटीज इनको सेफगार्ड करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको कंपनी का ही फ़ोन यूज़ करना है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, खुद का मोबाइल भी बाहर रखना है, प्लस उनके जाते टाइम और आते टाइम दोनों टाइम सिक्योरिटी चेकिंग होती है। दीज आर द सेफगार्ड्स, बट फिर भी चोरी हो सकती है। कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज नॉट रिसीव, गुड्स और सर्विस रिसीव तो एक्चुअली हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके लिए हम फिर भी पेमेंट कर दिया हम लोगों ने, ऐसा एक्चुअली पॉसिबल है, हमको नहीं पता चल सकता है। यूजिंग एन एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, अभी सपोज पता चला कि भाई मैंने एंटिटी की, मेरे को कार दे रखी है, गाड़ी दे रखी है, बट बोला कि आप ऑफिस आवर्स में यूज़ कर सकते हो, आप इसको पर्सनली घर के लिए काम में नहीं ले सकते। आप घर जाओ, लेकिन फिर आपकी जो किलोमीटर्स वगैरह है वो रिकॉर्ड करते हैं, एंटिटी का वो सेफगार्ड होता है। लेकिन मैंने क्या किया, सैटरडे संडे ऑफ था, मैं मेरी फैमिली को घुमाने लग गया,
मैं कहीं महाबलेश्वर चला गया, वहाँ थेरेन चला गया. सो दीज आर द थिंग्स. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इज ऑफर. हाँ, लेकिन चला तो गया, लेकिन उसका जो डीजल है ना वो मैंने कंपनी से क्लेम करा है. सो तो ऑडिटर सर कैसे पकड़ेगा? अरे यार ऑब्वियस ही बात है, उसके घर से जनरली रास्ता कितना होता है, जनरली एक्सपेंस मेरा कितना आता है कि भाई 10,000 का महीने का डीजल का खर्चा आता है. लेकिन पता चला कि जब मैं वेरिएंस एनालिसिस कर रहा था, मंथ ऑन मंथ देख रहा था, तो पता चला कि भाई वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गैप है. तो और वो छुट्टियों का मौसम भी था, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ है, पर्सनल करा है, कुछ तो गड़बड़ी, कुछ तो लोचा मारा है. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इज ऑफन अकम्पनीड बाय फॉल्स और मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स. मतलब चिंदी चोरी फॉल्स और मिसलीडिंग रिकॉर्ड से हो सकती है. और देखो, सो चिंदी चोरी कैसे हो सकती है और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल्स के साथ गड़बड़ कैसे हो सकती है. सो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैसे, आपने रिसीट्स के साथ गड़बड़ी करी, आपने चुराए फिजिकल एसेट्स, आपने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज के लिए पेमेंट किया लेकिन जो एक्चुअल में रिसीव ही नहीं हुआ, और आपने पर्सनल यूज के लिए एंटिटी की एसेट्स को यूज किया. सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट और TCWG की. उनको ध्यान रखना भाई, हमारी एंटिटी थोड़ी ना, वी आर ओनली ऑडिटर. हम लोग फाइनेंशियल्स को जो अफेक्ट करेंगे उनको देखेंगे, नो डाउट चेक करेंगे, लेकिन प्राइमरी पहला प्राथमिकता किसकी, पहला प्राथमिक अधिकार किसका है? TCWG और मैनेजमेंट का. सो अभी हम आज यहीं पे स्टॉप कर दें, कल से अपन ये आगे बढ़ेंगे. देखो स्टोरी फॉर्म में पढ़ाया, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, थोड़ा मजा भी आएगा. तो यार ऑडिट को एक्चुअली देखो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, May 24 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरी वीडियोस आप आधे घंटे की होती है जनरली, आप देख सकते हो इजीली. आपकी जो दूसरी सब्जेक्ट चल रही है उसको चलाओ, लेकिन एटलीस्ट ये आधे घंटे की वीडियोस रोजाना देखते रहो, तो आपका काम इजीली हो जाएगा, आपकी ऑडिट हो जाएगी. और मैं दिवाली तक या मैक्सिमम दिसंबर तक मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा. तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है. सारे चैप्टर की अच्छे से वर्ड टू वर्ड अपन अच्छे से पढ़ेंगे और आपको सारी की सारी वीडियोस अच्छे से मिल जाएगी विद कोरिलेटिंग जो रियल लाइफ के स्टडीज होती है उसके हिसाब से. और ऑडिटर एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में अपन क्या करते हैं, देखो वो सब रखोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ऑडिट इजीली याद हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच. होप सो आपका वीडियो तो बढ़िया लगा ही होगा यार, मैंने इतना अच्छा से पढ़ाया जो है. तो बढ़िया सा लाइक करना, बढ़िया सा शेयर भी करना, बढ़िया सा सब्सक्राइब भी करना. May 24 एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट. आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त करना, अच्छे से करना और रैंक लाने की कोशिश करना. मतलब आप ड्रीम ही करो रैंक के लिए. और जिन बच्चों को मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए कि सर मेरे को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, मुझसे आपसे बात करनी कि मैं दूसरी सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करता हूँ, तो हम वो सर्विसेज भी देते हैं. अभी हम लोग सच कुछ चार्ज नहीं करते हैं. सो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7990722766. आप इस पर मेरे को क्वेरी भेज सकते हो. कोई भी आपको चैप्टर में क्वेरी है ऑडिट से रिलेटेड, या फिर मेरे को दूसरी सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. आई विल रिप्लाई इन फ्यू मिनट्स. ठीक है. सो आप व्हाट्सएप पे क्वेरी भेजिए, जो आपको लगता है जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प होगी मैं आपके लिए करूँगा. बट आपको भी मेरी एक हेल्प करनी है, आपको लाइक का बटन दबाना है, आपको शेयर का भी बटन दबाना है और आपको सब्सक्राइब भी करना है. शेयर किसको करोगे यार? अपने फ्रेंड्स को करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को करो, जिनको करना है, जो एक्चुअल में ऑडिट पढ़ना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा. थैंक यू सो मच.